हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत विराजमान है जिन्होंने अभी हाल ही में आरएस 2021 के परिणाम में 101वीं रैंक हासिल की। मित्रों, इनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इनकी जो सफलता है आने वाले समय में हजारों और लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रेरक बन के रहेगी। तो स्वागत। और सबसे पहले कृष्ण गोपाल जी, आपको ढेर सारी बधाइयां इस सफलता के लिए। धन्यवाद सर। हम कृष्ण गोपाल जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें इस उम्र में आकर के ये सफलता मिली है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं, कृष्ण गोपाल जी अपने अंतिम अटेम्प्ट में आरपीएस बनने जा रहे हैं। एनजी कैटेगरी में इनकी 10वीं रैंक है और अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता है कि एनजी कैटेगरी क्या होती है। मित्रों, नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज का आरएस में कुछ कोटा होता है और उस कोटे में इनकी 10वीं रैंक है और ओवरऑल इनकी 101वीं रैंक है। और उस कोटे के हिसाब से आप आरपीएस बन रहे हैं। ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। इनकी क्या यात्रा रही, क्या इनके इस यात्रा के दौरान इनके सामने क्या क्या चुनौतियां आई, एक विद्यार्थियों के नजरिए से क्या क्या चीजें होनी चाहिए और जीवन को किस दृष्टि से देखना चाहिए, हम सब कृष्ण गोपाल जी से ही जानना चाहेंगे। तो कृष्ण गोपाल जी, एक बार फिर से आपको इस सब के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरे कुछ सवाल रहेंगे, हालांकि जो अपने विद्यार्थी देख रहे हैं उनके द्वारा ही बताए गए ये सवाल है और उनके जीवन में काम आएंगे। तो मैं ये सिलसिला अपने आज शुरू करते हैं। कृष्ण गोपाल जी, ये आपका कौन सा प्रयास था? सर, ये मेरा तीसरा प्रयास था। 2016, 2018 और 2021 ये मेरा तीसरा और अंतिम प्रयास था सर। अच्छा, आपने आरएस बनने के बारे में कब सोचा? सर, नर्सिंग में सेवाएं देते समय 2011 के आसपास की बात है। जब कुछ लोग सेवक थे, उनके कार्यों से मुझे एक प्रेरणा मिली और उसके बाद में 2012 में मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, क्योंकि 1998 में नौकरी के बाद में मैंने ग्रेजुएशन के बारे में सोचा ही नहीं। 1998 में मेरी पोस्टिंग हो गई थी नर्सिंग ऑफिसर के रूप में। तो इतने लंबे समय के बाद में जब मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे आरएस जैसी एक सर्विसेज के बारे में सोचना चाहिए, शायद मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में स्थापित भी हो सकता हूँ। तो 2012 में मैंने इग्नू में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया। 2015 तक मेरी ये ग्रेजुएशन पूरी हुई और 2016 में मेरा पहला प्रयास था। यानी 1998 में सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद 2016 के प्रयास में आपने आरएस के बारे में सोचा। मित्रों, 18 साल का एक लंबा गैप जिसमें जॉब रही और पढ़ाई के नजदीक कृष्ण गोपाल जी नहीं रहे, ये हम सब लोगों के लिए कितना प्रेरक है। हम सब लोगों के लिए बहुत सारा प्रेरक है। हमारे घर में जो महिलाएं अक्सर शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देती है, वो अपने जीवन में यहाँ से एक नई सीख ले सकते हैं कि एक बार छोड़ी हुई पढ़ाई भी इतने सालों बाद फिर से करके और आरपीएस के इस मुकाम तक पहुंचना, यह वाकई बहुत काबिल तारीफ है। कृष्ण गोपाल जी, मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि आपने जॉब के साथ रह करके कैसे तैयारी की? सर, ये बिल्कुल ठीक बात है सर। ये आपका प्रश्न भी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जॉब के साथ प्रयास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहाँ पर भी आप जब 100% देना चाहते हो जहाँ आप अभी नौकरी कर रहे हो, तो ऐसे में चैलेंजेस तो होते हैं। लेकिन ये निर्णय भी अपना है कि मुझे इस प्रकार की सेवा में जाना है। निर्णय अपना है तो प्रयास भी अपने ही होंगे। तो डेफिनेटली मैंने इसमें प्रयास करने की कोशिश की। जहाँ से भी जितना भी समय मैं बचा पाता था, पढ़ने का प्रयास करता था। इसके अलावा रात तो मेरी होती थी। रात में मैं अधिकतम समय निकालने का प्रयास करता था। और दिन में भी जब भी ऐसी कोई, जहाँ भी जो बाहर कहीं जाना हो या ऐसा कोई आवश्यक कोई काम हो, तो ऐसे में घर से भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला। मेरे वाइफ ने भी इसमें मुझे पूरा सपोर्ट किया। मेरे घर में मेरे माताजी पिताजी, उन्होंने भी सपोर्ट किया। और चूंकि मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे, तो उन्होंने भी बहुत सारा काम संभाला। इस वजह से मैं पर्याप्त टाइम निकाल पाया सर। बहुत बढ़िया कृष्ण गोपाल जी, आपकी तैयारी के दौरान कौन कौन सी बाधाएं आपको आई कि, और आप क्या सोचते हैं कि एक स्टूडेंट जो आरएस की तैयारी कर रहा है उसके जीवन में उस तैयारी के दौरान कौन कौन सी बाधाएं आती है, कौन कौन से उसके चैलेंजेस आते हैं, उसके बारे में बताइए। सर, आरएस एक बड़ा एग्ज़ाम है और चूंकि जैसा कि हर राज्य की पीएससी में जैसा होता है, हर साल अपने यहाँ भी आरपीएससी आरएस जैसा एग्ज़ाम कंडक्ट करती नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, चूंकि मैं उम्र के इस पड़ाव में था, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था। तो ऐसे में ज़्यादा प्रयास भी मेरे पास नहीं थे। और हर एक प्रयास में जब इतना समय लगता है, तो धीरज रखना एक बड़ी चुनौती है। ये मेरे लिए भी चुनौती था और किसी भी आरएस के एस्पायरेंट के लिए बड़ी चुनौती है कि वो लगातार लंबे समय तक। तो कृष्ण गोपाल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जनरली स्टूडेंट पहले करियर पर फोकस करते हैं और एक करियर सेटल होने के बाद शादी करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए, ऐसा सही भी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारी विशेष तौर से महिलाएं जो है शादी के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है। क्योंकि आपने शादी के बाद बहुत जो ये मुकाम हासिल किया, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये शादी के बाद शुरू हुआ। तो जनरली मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या शादी पढ़ाई में बाधक है या सहायक है?
सर शादी मैं पर्टिकुलरली ये अगर मेल और फीमेल दोनों को मैं अलग अलग डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो सर फीमेल के लिए वास्तव में कठिन होता है। जैसा आप कह रहे हैं जो इन लॉ फैमिलीज है और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें बैलेंस बनाना वास्तव में कठिन होता है। मेल इसमें थोड़ा सा फॉर्चुनेट है, थोड़े से उनका सौभाग्य ठीक है कि अगर एक उसकी जो स्पाउस है अगर ठीक है और बाकी सारे घर में अगर सहयोग करने को तैयार है तो करना शायद आसान हो जाता है। तो मैं अपने आप को भी यहाँ पर मैं भाग्यशाली समझता हूँ। बिल्कुल ये सही बात है, जितने अवसर पुरुषों को मिलते हैं शादी के बाद, कहीं न कहीं उतने अवसर हमारी महिलाओं को नहीं मिलते हैं तैयारी करने के लिए। कृष्ण गोपाल जी, मैं आपसे आगे भी जानना चाहूँगा कि आपने आरएस की तैयारी के दौरान स्टूडेंट के मन में हमेशा से एक सवाल रहता है कि कितने घंटे पढ़े जाए कि आरएस की तैयारी हमारी जो है सफिशिएंट हो जाए। तो मैं आपसे यही सवाल जानना चाहूँगा कि आपने अपनी तैयारी के दौरान कितने घंटे रोज़ाना पढ़ाई की? सर घंटों का तो हिसाब मैं नहीं रख पाया कभी, क्योंकि मेरे जो पर्याप्त समय जो उसके बाद जो सर्विस के बाद में और घर की सारी जिम्मेदारियों के बाद में जो समय मिलता था, मुझे लगता है कि अगर घंटों का हिसाब करूँ तो वो समय मेरे लिए वैसे भी पर्याप्त नहीं था। तो जितना भी समय मिलता था मैं उसमें पूर्ण रूप से अपने आप को देने की कोशिश करता था। अ, अगर घंटों के हिसाब से देखें तो शायद 6 से 8 घंटे मैंने नियमित पढ़ाई की होगी। जी, जो स्टूडेंट जॉब में नहीं है, जो केवल विद्यार्थी है और केवल आरएस की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कृष्ण गोपाल जी कहना चाह रहे हैं कि वो नियमित रूप से 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करें। ये इतनी पढ़ाई कम से कम आवश्यक है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। कृष्ण गोपाल जी, आपके पढ़ने का तरीका क्या था? एक स्टूडेंट बहुत सारे सवाल ये करते हैं कि किस तरह से पढ़ा जाए, सेल्फ नोट्स बनाया जाए या बुक को अंडरलाइन करके पढ़ा जाए या रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए? आपकी जो स्ट्रैटेजी थी उसके बारे में जानना चाहेंगे। सर मुझे आरएस एक बड़ा एग्जाम है सर, और इसके जो प्री मेंस और इन सभी स्टेजेस को अपन देखें तो थोड़ा सा इसमें फैक्ट और विश्लेषण बाकी सारी चीज़ें भी इसमें शामिल होती है सर। जी सर। तो इसमें मुझे लगता है कि थोरली पढ़ने के लिए पहले तो आपको अपनी जो बुक्स है, बुक की जो लिस्ट है उसको बिल्कुल पहले से निर्धारित करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि बाद में भटकाव नहीं हो, क्योंकि इनपुट्स बहुत सारे आते हैं। बिल्कुल। कभी ऐसा लगता है कि नहीं उसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ये बाद में भटकाव नहीं हो, इसलिए इतनी जो बुक्स हैं उनसे आपको शुरू पहले कर देना चाहिए। इसमें एनसीईआरटी है, आरबीएससी की बुक्स है, ये एक आधार है, ये आगे बढ़ना चाहिए। और इन किताबों को निर्धारित करने के बाद में मुझे लगता है कि आपको रिवीजन तो बार बार करना ही है। रिवीजन करने के लिए आपके पास में कंटेंट बार बार हर जगह से हर किताबों से तलाशना मुश्किल होता है, इसलिए नोट भी बनाने ही पड़ेंगे। बनाने शॉर्ट नोट्स इसमें एक बड़ी की है। इस एग्जाम को सफल होने के लिए अगर आपके पास में शॉर्ट नोट्स हैं तो एग्जाम से पहले और हर एक अगर टेस्ट सीरीज अगर आप लिख रहे हैं तो हर टेस्ट के पहले इसका रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि नोट्स बनाना भी मेरे लिए अच्छा रहा। जी, नोट्स बनाना और रिवीजन करना आपके आंसर का सार है। हम आगे बढ़ना चाहेंगे कृष्ण गोपाल जी। मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि क्या इस तैयारी में कोई स्टूडेंट ग्रामीण परिवेश से है या फिर कोई शहरी परिवेश में पला बड़ा है? तो क्या तैयारी में ये दोनों चीज़ें उसकी तैयारी को प्रभावित करती है क्या? सर संकल्प बड़ा हो ये जरूरी है। बाकी पृष्ठभूमि महत्व तो रखती है, लेकिन शायद संकल्प से बड़ी ज्यादा महत्व वो नहीं देगी। हाँ, अगर कोई शहरी पृष्ठभूमि से है, कोचिंग है या और इस प्रकार की सहायता हमको मिल जाती है, नोट्स मिल जाते हैं, किताबों का भी बार बार जैसे गांव से शहर में जाना और ये सारे अड़चने नहीं आती है, तो थोड़ी सुविधा तो मिलेगी शहरी पृष्ठभूमि में। लेकिन अगर संकल्प बड़ा है तो सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होने से अवेलेबल होती है और किया जा सकता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि का भी एक स्टूडेंट कर सकता है। बहुत सारे विद्यार्थियों का कृष्ण गोपाल जी ये सवाल भी रहता है कि मीडियम का इस तैयारी में कितना फ़र्क रहता है, कितना रोल रहता है? कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से करें या इंग्लिश मीडियम से करें, तो किस मीडियम से तैयारी करें कि उसका सिलेक्शन हो जाए, या मीडियम का कोई रोल नहीं रहता है? जेनुइनली हम सब लोग आपसे ये जानना चाहेंगे। सर वैसे तो मीडियम एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, तो मीडियम का वैसे तो कोई रोल नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से भी लिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से भी लिख रहे हैं, तो मुझे मीडियम का भी तो इसमें रोल नहीं लग रहा। लेकिन मीडियम में चूंकि हिंदी मीडियम की जो बुक्स है आरएस के लिए ज़्यादा अच्छी अवेलेबल है, इंग्लिश में शायद अच्छी बुक्स अवेलेबल अपने यहाँ पर राजस्थान की है नहीं, तो ये जरूर एक इम्पैक्ट डालेगा। वरना वे ऑफ एक्सप्रेशन वरना हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए समान हो सकता है। जी सर, स्टूडेंट्स का कई बार ये भी क्वेरी रहती है कि क्या उन्हें कोचिंग करनी चाहिए? यदि करनी चाहिए तो कहाँ से करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, या बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन लिया जा सकता है? इसके बारे में आपका क्या मानना है सर? सर मैंने तो कोचिंग ली नहीं, और लेकिन अगर ऐसा लगता जरूर है कि अगर कोई अगर फील करता है कि उसको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी फाउंडेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोचिंग की जा सकती है। कोचिंग से बैर या कोचिंग से विरोध तो है नहीं सर। अगर ये कोचिंग अगर आपके सिलेक्शन में कोई फायदा देती है तो आपको करनी चाहिए।
करना। अगर आपको आर्थिक स्वतंत्रता आपके पास में है, अगर आप सोचते हैं कि मैं इसमें पैसा खर्च करता हूँ तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास में संसाधन नहीं, लेकिन अगर कोई सोचता है कि मैं कोचिंग नहीं कर सकता, तो उसमें भी इसको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिना कोचिंग के भी बिना किया जा कोचिंग के सकता है। किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, एक स्टूडेंट को किस स्तर पर आकर के अपनी आरएस की तैयारी को गंभीरता से शुरू कर देना चाहिए? सर मैंने बहुत लेट किया है। 1951 के बाद 2016 में मैंने सोचा है, तो मैंने तो इतना लंबा समय खराब कर लिया है। लेकिन अब मैं जब बाकी जो युवाओं को तैयारी करते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के साथ में सोच लेना चाहिए, लेकिन तैयारी स्टार्ट ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के दौरान जो उसका कॉलेज में जो इंटरेक्शन होता है और वो व्यावहारिक रूप से जो अपना तैराक बना पाता है, उसका भी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व है। सर, हम ये भी देख रहे हैं कि कोविड के बाद जो पढ़ने का तरीका है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। अब लोगों को इंटरनेट के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से सर्वत्र सब जगह कंटेंट अवेलेबल होने लगा। तो क्या ऐसी स्थिति में स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बड़े शहर जाना चाहिए? क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जैसे कि अधिकांश स्टूडेंट जयपुर या जोधपुर की ओर जाते हैं और वहाँ रह कर के तैयारी करते हैं। क्या वो अपने घर पे बैठ के भी, क्योंकि जहाँ आजकल सब जगह लाइव फ्रॉम क्लासरूम की सुविधा हो गई है, तो क्या उन्हें अपने घर पर भी वो पढ़ाई कर सकते हैं, या उन्हें पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा हो इसके लिए अपना गाँव या अपना कस्बा छोड़ करके बड़े शहर की ओर जाना चाहिए? इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? नहीं सर, मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ कि बड़े शहर में जाना चाहिए। बड़े शहर में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। कोचिंग नहीं भी ले रहे हैं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है। ऐसी ज़रूरत कदापि नहीं है। बिल्कुल। कई बार सर हम ये भी देखते हैं, और कंपटीशन का वास्तविक सच ये भी है कि जितनी पोस्टें होंगी उतने ही पदों पर चयन किया जाएगा, और एक बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी कई बार स्टूडेंट का चयन नहीं हो पाता है और वो कुछ एक मार्क्स से बिल्कुल किनारे पर आकर के पीछे रह जाता है। ऐसे में उसका मनोबल गिर जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट रखेगी, या आपको लगता है कि उसे ऐसा करना चाहिए जिससे सफलता असफलता से वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हो? तो मुझे लगता है कि अभाव हमेशा मोटिवेट करता है। बिल्कुल सर। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उस अभाव को बार-बार फ़ील करते हैं, तो ये हमेशा आपको अपने रास्ते पर लगाए रखेगी। और बाहरी जो मोटिवेशन है, वो लंबे समय तक हमारे साथ रह नहीं पाता है। तो एक अभाव, एक तो हम कह सकते हैं कि एक आवश्यकता आपको फ़ील करनी चाहिए कि मुझे ये करना ही है। तो हर एक परिस्थिति में आप मोटिवेट रह पाएँ। सर, आपने अपनी पहली जॉब 1998 में, आज से 25 साल पहले की। आपकी ये सरकारी जॉब में 25 साल की सेवाएं हो चुकी है। उसके बाद आपने 2012 में ग्रेजुएशन किया और 2016 का अटेम्प्ट देना चाहा। तो एक कौन से व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, या इतने साल जॉब में रहने के बाद आप इस मोड़ पे आकर के तैयारी करना शुरू हुआ? तो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सा पॉइंट था जहाँ से आप वापस इग्नाइट हुए और वापस से तैयारी के मोड में आए? पर वैसे तो सर्विस के दौरान भी कुछ ऐसे लोक सेवकों को मैं देखता था। एक छोटा-सा अनुभव 2011 में एक मुख्यमंत्री ने निःशुल्क दवाई योजना आई। जी सर। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये लोक सेवक एक लोक सेवक ने ये स्कीम लाकर, या एक स्कीम को लोगों के सामने लाकर कितने लोगों को इसमें फ़ायदा पहुँचाया है। तो ये एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट ये रहा था। फिर उसके बाद में जब मैं 2015 में एक सीएचसी से जब मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मैं शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर मेरे एक साथी जो भी एक एसडीएम पद पर कार्यरत हैं, वो मेरे से मिले और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि जब उन्होंने किया तो वो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे ये ठीक लगा और मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे समय भी शायद ठीक से मैं निकाल पाऊँगा। तो मैंने यहाँ से प्रयास करना शुरू। तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो देखने वाले दर्शक हैं, उनको बताना चाहेंगे कि आपके उन साथी का नाम क्या है और वो अभी किस पोस्ट पर है? महावीर सिंह जी जोधा हैं, जो अभी मारवाड़ डिवीजन में एसडीएम के पद पर कार्यरत है। ये मेरे साथी थे। महावीर सिंह जी जोधा साहब की अपनी यात्रा, उनकी भी बहुत ही निराली यात्रा है। उनके भी संघर्ष के साथ आप उनके साथ रहे, और मैं जेन्युइनली ये बहुत गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि मेरा भी जीवन का सौभाग्य रहा कि मैंने भी पिछले 2 अटेम्प्ट में कृष्ण गोपाल जी के साथ रह करके तैयारी की। हम दोनों ने भाटी आश्रम से टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस सीट जोधपुर में रह करके साथ में तैयारी की। सर, मैं भी आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस स्टेज पर आकर के कि आपके साथ सानिध्य मिला और मौका मिला। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट को आप अपनी तरफ से कोई और चीज़ ऐड ऑन करना चाहेंगे, कोई और संदेश देना चाहेंगे कि आप अपनी बात रखना चाहेंगे? सर, स्टूडेंट के लिए तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया नहीं था, तो कि धीरज इसमें एक बड़ा एक की पॉइंट है। धीरज रखना ज़रूरी है और असफलता और हारने में थोड़ा-सा असफलता तो हारने के बीच के कुछ ऐसी घटनाएँ हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। असफलता के बाद में वापस खड़े होना और वापस से प्रयास करना और वापस धीरज के साथ में अपनी गलतियों को पहचान कर नए सिरे से पूरा प्रयास करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और
अगर आप असफल होकर छोड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रोसेस में आवे नहीं तो ठीक है, कुछ और कर ले तो ठीक है। इस प्रोसेस में थोड़ा धीरज की जरूरत है, आपको लगे रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी और धीरज ये 2 बड़ी की है। बिल्कुल सर। कृष्ण गोपाल जी, ये आपका कौन सा प्रयास था कि इसके बाद आप आगे प्रयास नहीं करना चाह रहे थे, और जिस हिसाब से आप अब वो 45 हो गए, मुझे लगता है कि आपका अंतिम प्रयास था शायद आरएस देने का, और अंतिम प्रयास में आपने ये सफलता प्राप्त की। आप आरपीएस बनेंगे, अगले कई सालों तक राज्य की सेवा करेंगे। आज एक मेरे छोटे से आग्रह पर आप पधारे, हम सबको अनुग्रहित किया, हमारे विद्यार्थियों को आपका जो प्रेरणादायक है, आपकी जो जीवन यात्रा है, उनसे हजारों विद्यार्थी प्रेरित होंगे। ऐसी महिलाएं विशेषकर जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जो आपको देख करके, आपकी संघर्ष की यात्रा को देख करके, आपकी सफलता की इस सीढ़ी को देख करके वो निसंदेह रूप से अपने जीवन को नई दिशा देने के बारे में सोचेगी। हमारे घरों में मैं आग्रह करना चाहूँगा आप सभी लोगों से जो मुझे इस समय देख पा रहे हैं, कि हमारे घरों में जो भी लोग हैं, अगर वो पढ़ने का सपना देख रहे हैं, और तो मैं कृष्ण गोपाल जी आपके सामने उदाहरण बैठे हैं, इनको मान के देखिए कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सफलता किसी भी उम्र में तय की जा सकती है। पूरा यूथ एजुकेशन परिवार कृष्ण गोपाल जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है, और आज आप समय निकाल करके पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन मैं तो ऐसा समझता हूँ कि किया तो मैंने मेरे खुद के लिए था, और बाकी सारे लोग अगर एसोसिएट होते हैं मेरे इस प्रयास के साथ में, और अगर प्रेरित हो पाते हैं तो मुझे भी इसमें खुशी होगी। क्योंकि जब मैंने इसमें शुरू किया तो भी मेरा टारगेट ये था कि यार मैं तो अभी इस उम्र में पहुंच ही गया हूँ, और मेरे बच्चे अभी इस रास्ते पर आने वाले हैं, तो एटलीस्ट कोई और प्रेरित हो नहीं हो, मेरे बच्चे इससे प्रेरित जरूर होंगे। तो जनरली मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपके बच्चे इस संबंध में तैयारी करना शुरू कर दिए हैं क्या सर? जी सर, मेरा बड़ा बच्चा अभी ग्रेजुएट हो चुका है, और उसने अभी आरएस प्री दिया था ये 2023 वाला। उसका 2023 में नहीं हो पाया है, अगला आगे और प्रयास करेगा। तो बिल्कुल निसंदेह रूप से आपकी तैयारी आपके पुत्र के लिए काम आएगी। आप तो बन ही चुके हैं, हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरक है ही, राज्य सरकार के लिए और जनता के लिए सेवा के लिए तैयार है। अगले कई सालों तक आप सेवाएं देंगे, और ऐसी कहानी जिसमें पुत्र खुद पढ़ते पढ़ते आरएस की तैयारी तक आ जाता है, पिता भी पढ़ता है, राजस्थान में आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हजारों स्टूडेंट आपसे बहुत प्रभावित हुए हैं, बहुत प्रेरित होंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार यूथ एजुकेशन परिवार आपको फिर से, आपको इस समय के लिए आपने अपने दिनचर्या में से जो समय निकाला हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, मैं आपका एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और ऐसे ही प्रेरक व्यक्तित्वों और ऐसे ही प्रेरक पर्सनैलिटीज़ का इंटरव्यू देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।